तो कल हमने पढ़ा था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर्स में से कौन सा सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे कंट्री की जीडीपी में। ठीक है, जीडीपी मैंने तुम्हें बता दिया था क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन तो हमने देख लिया। अब ये देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा किस में होती है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में। इसमें हमें देखने वाली बात ये हुई कि जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर है, इसमें से जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो अब भी यही है, प्राइमरी में। ये एक बड़ी ख़राब बात है कि सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है आज की डेट में हमारी इकोनॉमी में, और सबसे ज़्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसमें डेटा दिखा रखा है बुक में, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें बता रखा है कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। मतलब करीब 50% से ज़्यादा जो वर्कफोर्स है हमारी, जो 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है हमारी, इसमें ही है, प्राइमरी सेक्टर में, जो कि सिर्फ 25% कंट्रीब्यूट करती है हमारी इकोनॉमी में। बाकी बचा 75%। और इस बाकी 75% में क्या है, लेस देन 50% लोग काम कर रहे हैं, और ये करीब करीब 75% कंट्रीब्यूट करता है। तो इससे हमें दिख रहा है कि इसमें काम ज़्यादा कर रहे हैं लोग एग्रीकल्चर, ओ सॉरी, प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन आउटपुट कम दे रहे हैं। मतलब एफिशिएंसी नहीं है। बहुत सारे लोग एक जगह पर लगे हुए हैं काम करने, लेकिन जो आउटपुट है वो बहुत कम आ रहा है। और यहाँ पर कम लोग हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, और सॉरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, लेकिन आउटपुट ज़्यादा आ रहा है। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि जो एग्रीकल्चर है उसमें ज़्यादा लोग लगे हुए हैं जितनों की रिक्वायरमेंट है। समझे? मान लो यहाँ पर 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है किसी खेत में, तो उस खेत में काम कितने लोग कर रहे हैं, 12 लोग कर रहे हैं, 15 लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को भी फिलहाल हम यहीं रखते हैं, ये कंसेप्ट अभी हम दोबारा पढ़ेंगे आगे आके। अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। ठीक, इसमें सेक्शन है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट ना जान करके हम जानेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है कि कोई इंसान काम करना चाहता है, उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है उस काम की, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है। मतलब क्वालिफिकेशन है, विलिंग है, विलिंग मतलब चाहता है काम करना, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है, इसको हम बोलेंगे क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, हम अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड उसे नहीं बोलेंगे जो काम भी नहीं करना चाहता, ठीक है, और ना उसके पास स्किल है। अब कोई बैठा बैठा खावा में सोचता रहे कि मैं जा करके गूगल का सीईओ बन जाऊं, ठीक है, इतने पैसे मिलेंगे मुझे, है ना, और बैठा हुआ घर में कुछ आता रहता है नहीं उसको, ना वो उठ के कहीं चल फिरता भी है बिल्कुल भी। ठीक, तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये तो अनएम्प्लॉयड है, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। अनएम्प्लॉयड हम उसको बोलेंगे कि हाँ भाई बड़ा बढ़िया प्रोग्रामर है, बढ़िया कोडर है, ये जाता है, इसमें पूरी कैपेसिटी है बनने की सीईओ, और वो नहीं बन पा रहा है सीईओ। तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, हम छोटी सी बात करते हैं, चपरासी तक की हम बात करें, या हम कहीं भी बैंक में क्लर्क की बात करें। तो अगर जिसमें क्वालिटी है, जो उसको क्वालिफाई कर पा रहा है, और जो चाहता है काम करना और उसको काम नहीं मिल रहा, उसको हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट 3 तरह की होती है। एक तो जो मैंने तुम्हें बताया सिंपल वाली, ठीक, ये हो गई अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक होती है सिंपल वाली होगी जो हमने पढ़ी अभी, अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी होती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होती है, ये मैंने अभी खेत वाली जो बात बताई थी उससे रिलेटेड है। ठीक, जैसे डिस्गाइज का मीनिंग समझ लो क्या होता है, डिसगाइज, GUISE, DISGUIS, डिस्गाइज। ठीक, इसका मतलब होता है छुपा हुआ। मतलब क्या है कि वो काम कर रहा है बट वो अनएम्प्लॉयड है। देखो, जैसे ये प्लॉट है मान लो, इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं आज, ठीक है, ये कोई फैमिली है मान लो, एक पूरी फैमिली का प्लॉट है, ये इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं। तो मान लो ये खेत अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा। अब इसमें 10 लोग काम करें, 20 लोग काम करें, ठीक है ना, बात है आउटपुट की, आउटपुट तो सिर्फ 100 यूनिट ही दे रहा है वो।
जैसे मान लो इसमें 10 लोग थे, अब 2 लोग और ऐड हो गए फैमिली में, अब ये 12 हो गए। 10 + 2, ठीक। अब ये 2 लोग भी इसमें आके काम करने लगेंगे, आउटपुट उतने का उतने रहेगा, कितना, 100 जो था। तो इनके काम करने या ना करने का फायदा हुआ कुछ? कहने को ही दिखेंगे कि हाँ भी काम करने गए खेत में, लेकिन आउटपुट तो उतने का उतना ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयड हैं बट ये छुपे हुए हैं, देखने में लगता है काम कर रहे हैं बट आउटपुट कुछ जनरेट नहीं कर रहे। तो इसको हम बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और तीसरी एक अनएम्प्लॉयमेंट होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, ये किसी सीजन के हिसाब से होती है। मतलब जैसे पेंटर हो गए, जो पेंटर, वो नहीं जो आर्टिस्ट होते हैं, ये जो पुताई वाले होते हैं, ठीक। तो ये पेंटर हो गए, इनको हर वक्त काम नहीं मिलता, आज मिल रहा है कल नहीं मिलेगा, ठीक। जैसे जो छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर भी आता है इसमें। एग्रीकल्चर जो होता है, उसमें तुमने खेत में बो दिया, गेहूं लगा दिए, बीज बो दिया, तो अब बीच के जो 2 महीने के आसपास है ना, तुम्हारे पास कुछ काम थोड़ी रहेगा, तुम 2-3 महीने के आसपास खाली बैठे रहोगे। तो इसको भी हम सीजनल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो इस तरह के जो काम होते हैं ना, कुछ छोटे मोटे काम हो गए, ये सब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, जो रेगुलर नहीं होते हैं, ठीक। तो हमने 3 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी कि जो सिंपल वाली थी कि भाई कोई बंदा काम करना चाहता है बट उसको काम नहीं मिल रहा, उसके पास क्वालिफिकेशन भी है, तो उसको हमने क्या बोला, अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी हमने पढ़ी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इसमें ये था कि काम तो सारे बंदे कर रहे हैं लेकिन आउटपुट उतना ही हो रहा है, ठीक है, आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा। तो जब आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा तो दूसरे बंदे को ऐड करने का फायदा क्या, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या था कि कभी काम मिल गया कभी नहीं मिला, सीजन के अकॉर्डिंग। सीजन के अकॉर्डिंग भी नहीं, मतलब जैसे गारंटी नहीं है काम मिलने की, आज घर से बाहर निकले तो उस बात की गारंटी नहीं, कुछ कमा के निकलेंगे घर में, कुछ कमा के लेकर आएंगे। इसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके।